ये वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ऐसे 5 ग्रोथ स्टॉक्स जिन्होंने कंसिस्टेंटली सेल्स और प्रॉफिट इसमें तो ग्रोथ दिखाई है, पर इसके साथ साथ एक वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। ये 5 स्टॉक आइडियाज में से एक स्टॉक तो सोलर रिलेटेड है और वीडियो के एंड में मैं एक और ऐसा बोनस स्टॉक आपके साथ शेयर करूंगा जहां पे शायद हो सकता है उतनी वैल्यूएशन कंफर्ट ना हो, पर एक ग्रोथ एलिमेंट बहुत सिग्निफिकेंट है। तो आप ये सारे ग्रोथ स्टॉक आइडियाज देखिए और किसी एक स्टॉक पे आप डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए। और हाँ, लाइक बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। हमारा सबसे पहला स्टॉक आइडिया एक मैसिव अंडर परफॉर्मर रहा है 2021 के लिए। ये अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 20% नीचे चल रहा है। वैल्यूएशन टर्म्स में इसका करंट प्राइस अर्निंग मल्टीपल 14 टाइम्स है। अब अगर मैं इसे कंपेयर करूं इसके 5 साल के एवरेज पीई से जो 9 के अराउंड है, तो यहाँ एक चीज हमें पता लगती है कि एक थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट तो है। ये वाला बिजनेस इंडिया में गोल्ड लोन का लीडर है और मैं बात करने वाला हूँ मुथूट फाइनेंस की। अच्छी बातें करने से पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि मुथूट फाइनेंस का स्टॉक अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है। इसकी अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ देखूं पिछले 12 महीनों की, तो वो 11% के अराउंड है। हिस्टोरिकली 5 साल और 3 साल के मुकाबले ये प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी सी कम है और यहाँ पे इसी के चलते मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा सा खराब हुआ है। पिछले कंटिन्यूस कई क्वार्टर से लॉकडाउन के चलते जो मध्यम वर्गीय बिजनेस या एमएसएमई होते हैं ना, इनके बिजनेस पे एक प्रेशर देखा गया है और ये इनका कोर टारगेट ऑडियंस है। यहाँ पे लोन में कई डिफॉल्ट भी हुए हैं और इसके चलते ना गोल्ड लोन के ऑक्शंस बढ़ गए हैं। इसके साथ साथ इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या खराब लोन की जो संख्या है ना, वो भी ऑप्टिकली इन्फ्लेटेड है ये क्वार्टर में टू 3.7%। अब मैं इसे ऑप्टिकली इन्फ्लेटेड इसलिए कहता हूं क्योंकि गोल्ड लोन के बिजनेस में ना एनपीए का प्रॉब्लम उतना सिग्निफिकेंट या बड़ा नहीं होता और उसकी प्राइमरी रीजन ये है कि लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी आपके पास तो ऑलरेडी गोल्ड के रूप में पड़ा है, तो यहाँ पे अगर लॉस होगा भी एनपीए के चलते तो वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होगा। बट बैंकिंग या एनबीएफसी का जो बिजनेस होता है ना, वहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का हाई होना बहुत नेगेटिवली देखा जाता है और इसी के चलते यहाँ पे सेंटिमेंट पे हिट आया है। बट नॉनदलेस फ्यूचर में जैसे जैसे इकोनॉमी खुलेगी तो ये सारे प्रॉब्लम एरियाज जो है वो अपने आप अनटाई होंगे और यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि ये पॉजिटिव्स अभी भी कंप्लीटली प्राइस में फैक्टर इन नहीं हुए हैं। दूसरा हमारा स्टॉक आइडिया भी कहीं ना कहीं एमएसएमई या मध्यम वर्गीय बिजनेस से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म स्टोरी है जो B2B बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करती है और मैं बात करने वाला हूँ इंडिया मार्ट के स्टॉक की। इंडिया मार्ट का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई जो 9,700 के अराउंड है, वहां से करेक्ट होके 4,800 पे आ गया है। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट करेक्शन है, अराउंड 50% की। अब यहाँ पे भी समझते हैं कि मार्केट ने ये स्टॉक को भी इतना क्यों पनिश किया है। जब ये अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड था ना, इसके प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स 80-90 के अराउंड थे और दोस्तों इतने जब हाई वैल्यूएशन या प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स होते हैं ना, तो उसे जस्टिफाई करने के लिए एक ग्रोथ एक्सपेक्ट करता है मार्केट। पर इसके ठीक विपरीत पिछले 6 महीनों में यानी कि 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स में ना, यहाँ पे कोई ऐसी सिग्निफिकेंट ईपीएस में ग्रोथ नहीं देखी गई और मार्केट ने ये फैक्ट को नेगेटिवली लिया है। पर यहाँ पे भी अब थीसिस मोरलेस सेम ही है। जैसे जैसे इकोनॉमी खुलेगी, एमएसएमईज का बिजनेस बढ़ेगा और ऐसा प्लेटफॉर्म जो बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करता है B2B के, उसकी सर्विसेज के डिमांड डेफिनेटली बढ़ेगी। हालांकि वैल्यूएशन के टर्म्स में अभी भी ये उतना अंडर वैल्यूड नहीं है, पर जो क्रेजी वैल्यूएशंस थे वहां से ये सिग्निफिकेंटली करेक्ट हुआ है और एक रीजनेबल लेवल्स की ओर जा रहा है। दोस्तों इनका करंट प्राइस अर्निंग मल्टीपल 48 टाइम्स है। हिस्टोरिकली 5 साल का इनका एवरेज पी रहा है 38 टाइम्स और जैसे ही इनके बिजनेस में ग्रोथ लौटेगी, यहाँ पे ये स्टॉक में हम पिकअप देख सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। एफआईआईज और डीआईआईज यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी यहाँ पे अपनी सिग्निफिकेंटली होल्डिंग इंक्रीज की है, जो और ऑप्टिमिज्म और कॉन्फिडेंस ही देता है। तो अगर आप इंडिया मार्ट पे एक डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाहते हो मुझसे, तो मुझे ये लाइक बटन दबा के जरूर बताइए दोस्तों। तीसरा हमारा स्टॉक आइडिया स्पेशलिटी केमिकल का स्टॉक है और जहां Q3 में अक्रॉस द इंडस्ट्रीज बहुत सारे रॉ मटेरियल और प्राइसिंग प्रेशर देखे गए हैं। इन्होंने बहुत अच्छे नतीजे घोषित किए हैं, टॉप लाइन और बॉटम लाइन ये दोनों पैरामीटर्स पे ग्रोथ दिखा के। मार्जिन जहां कम हो रहे थे, इनके इबिटा मार्जिन 3% से बढ़े हैं। ये कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एलिफेटिक अमाइंस की और अब मैं बात करने वाला हूं बालाजी अमाइंस की। बालाजी अमाइंस का ऑल टाइम हाई लगभग 5,200 के अराउंड है और करंटली ये करेक्ट होके ऑलमोस्ट 2,900 के लेवल पे आ चुका है। तो यहाँ पे 40% की रैशनलाइजेशन या करेक्शन देखी गई है दोस्तों। इनफैक्ट रिसेंट क्वार्टर में इनकी अर्निंग्स भी बढ़ी है, प्राइस भी कम हुआ है और इसी ड्यूअल फिनोमिनन के चलते इनका प्राइस अर्निंग मल्टीपल भी रैशनलाइज हुआ है टू 26 टाइम्स। हालांकि इनका प्राइस अर्निंग मल्टीपल पिछले 5 सालों का एवरेज
अराउंड 13 टाइम्स रहा है, तो ये 2 टाइम्स तो इंक्रीज है। बट नॉनदलेस अमाइंस एक ऐसी इंडस्ट्री है ना जो ओलिगोपोलिस्टिक होती है, मतलब यहाँ पे कम प्लेयर्स होते हैं। और इसके साथ साथ ये कंपनी ने रिसेंटली केपेक्स एक्सपांशन भी लिया है, तो ये दोनों पॉइंटर्स आने वाले टाइम में एक अच्छी ग्रोथ विजिबिलिटी देते हैं। चौथा हमारा स्टॉक आइडिया एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ का प्रॉक्सी है, जिन्हें रिक्वायरमेंट हाई टेम्परेचर्स पे कुछ मैन्युफैक्चर करने की होती है, जैसे कि स्टील, सीमेंट, ग्लास ऐसी इंडस्ट्रीज। हाई टेम्परेचर पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो इक्विपमेंट्स लगते हैं ना, उन्हें एक्सट्रीम हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए एक मटेरियल की ज़रूरत होती है, जिन्हें हम रिफ्रैक्टरीज कहते हैं। ये कंपनी एक ग्लोबल लीडर है रिफ्रैक्टरीज के मटेरियल्स में, और मैं बात करने वाला हूँ आरएचआई मैग्नीसिटा की। आरएचआई मैग्नीसिटा की ग्रोथ के लिए कई टेलविंड्स है। तो सबसे पहले इनके जो कस्टमर्स हेवी इंडस्ट्रीज में है ना, और इन जनरल हेवी इंडस्ट्रीज बहुत ही इंटेंस केपेक्स साइकिल से गुजर रही है, जिनका ये बिजनेस डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। इसके साथ साथ आरएचआई मैग्नीसिटा ने 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लिया है अपनी कैपेसिटीज डबल करने के लिए। तो ब्रॉडली उसी रेशियोज में आने वाले टाइम में रेवेन्यूज भी ग्रो करने चाहिए। आरएचआई मैग्नीसिटा की ग्लोबल प्रेजेंस भी बहुत बढ़िया है। 70 से ज़्यादा देशों में इनके कस्टमर्स है। 5 R&D सेंटर्स इनके लोकेटेड है इंडिया में, ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, चाइना और यूएस। पर मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता दूं कि इनका कुछ एक्सपोजर रशिया और यूक्रेन ये ज्योग्राफीज पे भी है, और इन एरियाज में जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में प्रेशर में रह सकता है। प्लस आरएचआई मैग्नीसिटा की बुक्स पे इन्वेंट्रीज और रिसीवेबल्स थोड़े से हायर साइड पे है। 1500 करोड़ की एसेट में से 600 करोड़ इनकी इन्वेंट्रीज है दोस्तों। तो नेट कंपनी का यहाँ पे ये कहना है, इंडस्ट्री में सप्लाई चेन और रॉ मटेरियल के इशू के चलते वो कोई चांस लेना चाहते थे और एक अश्योर्ड डिलीवरी देना चाहते थे अपने कस्टमर्स को, इसीलिए इन्होंने इन्वेंट्री स्टैकअप करके रखी। पर किसी भी बिजनेस में कंटिन्यूसली इन्वेंट्री का बिल्डअप होना ये बहुत अच्छी साइन नहीं है, और ये वाले पैरामीटर को हमें बहुत ही क्लोजली ट्रैक करना चाहिए एज इन्वेस्टर्स। फाइनेंशियली भी आरएचआई मैग्नीसिटा के नंबर्स बहुत स्ट्रांग है, और ये सारे पॉइंटर्स को अगर मैं समराइज करूँ ना, तो मुझे ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ऑप्शन लगता है। पर यहाँ पे डेफिनेटली एक रिस्क का एलिमेंट थोड़ा सा हायर साइड पे है, तो अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ये स्टॉक को आगे इवैल्यूएट कीजिएगा दोस्तों। ये एनालिसिस को आप किसी भी तरह के रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ये वाला स्टॉक आइडिया जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है रिन्यूएबल्स की ग्रोइंग थीम का। 2015 से लेके अब तक इंडिया में सोलर की कैपेसिटी 4 गीगावाट से बढ़ के 50 गीगावाट तक गई है। इनफैक्ट 2030 तक इसका 300 गीगावाट तक जाने का अंदेशा है दोस्तों। तो मोटा मोटा दोस्तों ये 6 टाइम्स की ग्रोथ है आने वाले 7-8 सालों में, और ये ग्रोथ को एनेबल करने के लिए डेफिनेटली सोलर मॉड्यूल्स लगेंगे। और दोस्तों सोलर मॉड्यूल्स में एक की कंपोनेंट होता है हाई परफॉर्मेंस सोलर ग्लासेस, जो मैन्युफैक्चर करती है बोरोसिल रिन्यूएबल्स। एक अगर आप चीज ऑब्जर्व करोगे ना अक्रॉस द इंडस्ट्रीज, ये ग्रीन थीम से जुड़े हुए स्टॉक आइडियाज में ना एक बहुत बड़ा टेलविंड देखा जा रहा है। वीडियो में आगे एक और ऐसा ही स्टॉक आपके साथ मैं डिस्क्लोज भी करने वाला हूं, पर उसके पहले ना बोरोसिल रिन्यूएबल्स में क्या क्या टेलविंड है ना, वो थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ये कंपनी ऐसे इंटेंस रोबस्ट एनवायरनमेंट को कैटर करने के लिए अपनी कैपेसिटी एक्सपांशन ऑलमोस्ट डबल कर रही है। करंटली इनकी कैपेसिटी 1000 टन पर डे है, ये बढ़ा के 2000 टन पर डे तक ले जाएगी आने वाले 2 सालों में। इसके साथ साथ यहाँ पे गवर्नमेंट का कई पॉलिसी सपोर्ट भी है, जैसे सोलर टेम्पर्ड ग्लास पे ना एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी हुई है चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के अगेंस्ट। प्लस सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स जहां पे हाई टेम्पर्ड सोलर ग्लास की रिक्वायरमेंट होती है, वो की बेनिफिशियरी है गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम का। हालांकि इनके बिजनेस में मुझे 1-2 छोटे मोटे रिस्क दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो इनकी सक्सेस और ऐसे रोबस्ट एनवायरनमेंट को देख के हो सकता है यहाँ पे डोमेस्टिक सप्लायर से कंपटीशन बढ़े। इसके साथ साथ गवर्नमेंट का ये प्रेरोगेटिव भी रहेगा जो सोलर मॉड्यूल्स है ना वो अफोर्डेबल रहें, और उसको अफोर्डेबल रखने के लिए जो कंपोनेंट्स लगते हैं सोलर मॉड्यूल्स में, जैसे कि हाई परफॉर्मेंस सोलर ग्लासेस, इनकी प्राइस वो रेगुलेट करे। हालांकि ये थोड़ी सी रिमोट पॉसिबिलिटी है, पर मुझे यहाँ पे ये डर है कि बोरोसिल रिन्यूएबल्स अपना प्राइस हाइक कंप्लीटली पास ऑन ना कर पाए कस्टमर्स को। वैल्यूएशन के टर्म्स में इनका प्राइस अर्निंग मल्टीपल 40 टाइम्स है। ये एवरेज 5 सालों में इसी नंबर के अराउंड रहा है। इसके साथ साथ इसके बाकी फाइनेंशियल्स भी मोर और लेस अबव एवरेज ही है। तो डेफिनेटली ये एक ऐसी ग्रोथ स्टोरी है ना जो हमारे वॉच लिस्ट पे होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। क्लीन और ग्रीन से जुड़े हुए बिजनेसेस ना करंटली स्टॉक मार्केट में स्टैंड आउट करते हैं, और ऐसा ही एक स्पेशलिटी केमिकल का स्टॉक जो ग्रीन केमिस्ट्री में प्रेजेंस रखता है मैंने डिस्कस किया है ये वाले वीडियो में। ये स्टॉक का नाम है क्लीन साइंस टेक्नोलॉजीज। तो अगर आप क्लीन साइंस टेक का ग्रीन केमिस्ट्री का बिजनेस मॉडल समझना चाहते हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर चेकआउट करना चाहिए,
क्योंकि आपको वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा।